हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज मैं बीएससी पार्ट सेकंड के बच्चों को उनके बॉटनी के पेपर फर्स्ट में जो डीएनए का स्ट्रक्चर और आनुवंशिक पदार्थ इत्यादि जो टॉपिक है उसमें फिज़िकल नेचर ऑफ डीएनए के बारे में आपको बताऊंगी। तो देखिए, डीएनए की भौतिक प्रकृति क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि डीएनए एक डबल हेलिकल संरचना है और इसमें बहुत अधिक इलास्टिसिटी पाई जाती है। इसके विभिन्न प्रकार के अणुओं का इस प्रकार से संगठन होता है कि ये एक विशिष्ट अणु या मॉलिक्यूल माना जाता है। डीएनए को वैज्ञानिकों ने मॉलिक्यूलर टूल की तरह प्रयोग करते हुए अनेक भौतिकी के नियम व सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। इनमें एर्गोडिक थ्योरम तथा इलास्टिसिटी का सिद्धांत प्रमुख है। इसी प्रकार मेटीरियल साइंस में भी डीएनए की खोज के पश्चात अनेक वैज्ञानिकों ने रुचि ली है। डीएनए की बड़ी व छोटी खांच में अनेक नैनो पदार्थ जुड़कर नैनो तकनीक से मनुष्योपयोगी नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। डीएनए में विभिन्न प्रकार के भौतिक गुण मिलते हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण या अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। डीएनए के जो बेसिस हैं वो अल्ट्रावायलेट प्रकाश को, जो कि 260 nm वेवलेंथ का होता है, उस पर अवशोषित करती हैं। इस अवशोषण को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है और इससे सॉल्यूशन में मौजूद डीएनए की कंसंट्रेशन का पता चल सकता है। सेकंड पॉइंट पर आ जाते हैं, डेंसिटी। डीएनए को डेंसिटी के आधार पर सीजियम क्लोराइड घनत्व पैरासेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन के पश्चात ग्रेडियंट निर्मित होता है जिससे अधिक घनत्व वाला पदार्थ सॉल्यूशन के तल की तरफ खिंच जाता है। डीएनए के जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सीजियम क्लोराइड के पास ही एकत्र हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों का डेंसिटी लगभग एक समान होती है। तो इस तरह से इसकी डेंसिटी को भी ज्ञात किया जा सकता है। डेंसिटी के अध्ययन से सैटेलाइट डीएनए की उपस्थिति पता चलती है। अगर क्रोमोसोम डीएनए को बराबर भागों में काटकर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी पैरासेंट्रीफ्यूगेशन से सेंट्रीफ्यूज किया जाए तो डीएनए के दो बैंड प्राप्त होते हैं। पहला बैंड जीनोम के डीएनए 5% का होगा, जबकि दूसरा 95% अधिकतर रिपीटेटिव बेस सीक्वेंसेस जीनोम डीएनए का होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो भौतिक गुण है उसमें देखिए, टेम्परेचर एंड मेल्टिंग पॉइंट। ताप की थर्मल ऊर्जा बढ़ने के साथ ही अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों के टूटने की आवृत्ति भी बढ़ जाती है। अतः ताप के बढ़ने के साथ ही डीएनए की जो डबल हेलिकल शाखा है वो खुलकर एक सूत्रीय श्रृंखला में टूट जाती है। डीएनए अणु का टीएम अर्थात मेल्टिंग पॉइंट वह ताप है जिस पर डीएनए के आधे अणु का डीनेचुरेशन हो जाता है। यह जो डीनेचुरेशन है ये डीएनए मॉलिक्यूल में उपस्थित G+C की मात्रा ज्ञात करने में सहायक होता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि G-C क्षार युग्म के मध्य हाइड्रोजन के 3 बंध उपस्थित होते हैं जबकि AT के मध्य 2 ही होते हैं। अतः इन्हें डीएनए अणु के जिसमें अधिक G-C की मात्रा हो उसके डीनेचुरेशन के लिए अधिक ऊर्जा या उच्च ताप की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है फिजिकल नेचर में, हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे पदार्थ जो जलाभीत होते हैं वे डीएनए अणु की टीएम को कम करते हैं। साथ ही यह डीएनए के क्षारकों को विलयन में घुलने में सहायक होते हैं। घुलने के साथ ही क्षारक एक के ऊपर एक स्थित नहीं रह पाते हैं तथा नाइट्रोजन साथ ही हाइड्रोजन बंध दो डीएनए अणुओं के मध्य टूट जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोफिलिक होते हैं डीएनए अणुओं की टीएम को बढ़ा देते हैं। ये क्षारकों को एक के ऊपर एक रखने में सहायक हैं व दो डीएनए सूत्रों के मध्य हाइड्रोजन बंध के लिए बहुत अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पीएच। पीएच अगर 1 से कम है तो न्यूक्लियोटाइड के मध्य स्थित फास्फोडाइएस्टर बंध को तोड़ देते हैं। इसके साथ ही शर्करा व प्यूरिन क्षार के मध्य स्थित एन ग्लाइकोसाइडिक बंध भी तोड़ देता है। पीएच 4 शर्करा व प्यूरिन के मध्य चयनात्मक रूप से तोड़ता है। प्यूरिन के हटने पर डीएनए को
ए प्यूरिनिक एसिड कहते हैं। एल्कली क्षार में ऐसे समूह जिसमें हाइड्रोजन बंद होते हैं उनमें पोलैरिटी को परिवर्तित करने की क्षमता होती है। पीएच 11.3 पर हाइड्रोजन बंध समाप्त हो जाते हैं तथा डीएनए विकृत हो जाता है। पीएच 13 पर डीएनए जल अपघटन के प्रति प्रतिरोधक हो जाता है, परंतु ए प्यूरिनिक अम्ल का जल अपघटन हो सकता है। नेक्स्ट आता है आयनिक स्ट्रेंथ। डीएनए की शर्करा फॉस्फेट बैकबोन के फॉस्फेट ऋणात्मक रूप से अवशोषित होते हैं। एक समान आवेश आपस में विकर्षित होते हैं। लवणों में उपस्थित फॉस्फेट समूह के आवेश को उदासीन कर देती है, अतः यह द्विकुंडलित डीएनए को स्थिर स्टेबलाइज कर देती है, जिससे इसका टीएम बढ़ जाता है। G+C की मात्रा विभिन्नता। उच्च जीवों में G+C की मात्रा 0.5 होती है, निम्न जीवों में यह 2.7 या से 0.76 तक पाई जाती है। आकार। डीएनए को विद्युत क्षेत्र में रखने पर यह नेगेटिव चार्ज होने से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। यदि डीएनए का इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाए तो ये छोटे खंड अधिक तेजी से स्थानांतरित होंगे, जबकि बड़े खंड धीमी गति से जेल से पास होंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा डीएनए के आकार को ज्ञात किया जा सकता है। एगरोस जेल डीएनए के बड़े खंडों को अलग करने में प्रयोग किया जाता है। 2 मिलियन या कुछ हजार शुंग, जबकि पॉलीएक्रिलामाइड जेल का प्रयोग डीएनए के छोटे खंडों को अलग करने के लिए काम में लेते हैं। 2 से कुछ हजार क्षारयुग्म तक। डीएनए की लंबाई को ज्ञात लंबाई वाले डीएनए के साथ जेल में से निकालने पर तुलना करके ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेलोसिटी सेडिमेंटेशन। घनत्व व आकार के आधार पर निर्भर करता है ये सब। अधिक घनत्व वाला डीएनए सेंट्रीफ्यूगेशन द्वारा शीघ्र ही सेडिमेंट हो जाता है। गोलाकार व सुगठित अणु सीधे ही इंटरमॉलिक्यूलर की अपेक्षा तीव्र गति से अवसादित या सेडिमेंट होंगे। नेक्स्ट आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डीएनए अणु के दोनों सूत्र वास्तव में अलग अलग संरचनात्मक इकाई हैं। दोनों श्रृंखलाओं पर उपस्थित क्षार हाइड्रोजन बंध द्वारा सुगठित रूप से जुड़ी रहती हैं तथा डीएनए की यह एक द्विकुंडलित श्रृंखला निर्मित करती है। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। डीएनए में अनेक जल विरागी घटक उपस्थित होते हैं जिनमें न्यूक्लियोटाइड तथा क्षार जल या हाइड्रोफोबिक प्रकृति के होते हैं, जबकि फॉस्फेट व डीऑक्सीराइबो शर्करा हाइड्रोफिलिक प्रकृति के हैं। ये ऋणात्मक रूप से आवेशित होती है तथा श्रृंखला के बाहरी सिरे पर स्थित रहती है। जल कोशिकीय वातावरण में रहते हैं, जबकि क्षार श्रृंखला में अंदर की ओर व्यवस्थित रहते हैं। जल विरागी या हाइड्रोफोबिक फोर्सेस स्वतः ही डीएनए की श्रृंखला की संरचना को स्थिर रखते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। डीएनए श्रृंखला के बाहरी सिरे पर फॉस्फेट स्थित रहते हैं जो ऋणात्मक रूप से आवेशित या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। इन्हें न्यूट्रल करने हेतु धनात्मक आवेशित पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन की श्रृंखला इन्हें आवृत करती है। अन्यथा यह प्रतिकर्षण विद्युत स्थैतिक बल या रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस द्वारा डीएनए की संरचना को अस्थिर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टैकिंग इंटरैक्शंस। डीएनए पर उपस्थित क्षार एक के ऊपर एक स्थित होकर वंडरवॉल फोर्सेस विकसित करते हैं तथा अतिरिक्त मजबूती से संरचना को स्थिर रखने में सहायक होते हैं। फिर है डीएनए का फ्लेक्सिबिलिटी। डीएनए की फॉस्फेट से निर्मित बैकबोन पर अनेक पुनरावर्ती बंध उपस्थित होते हैं, जिनकी वजह से द्विकुंडलित डीएनए श्रृंखला में लचीलापन आ जाता है। डीएनए श्रृंखला में 2 न्यूक्लियोटाइड के मध्य 1 से 5 बंध मुक्त रूप से रोटेट हो सकते हैं, जो डीएनए की तृतीयक संरचना निर्मित करते हैं। बंध 6 को थोड़ा हिलाने के लिए C3 वलय के बचे हुए अणुओं के तल से हट जाता है। C2 को खींचने से संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जबकि बंध 7 महत्वपूर्ण है जो शर्करा तथा क्षार को जोड़ता है। इस बंध से घुमाने से सिन तथा एंटी रूप उत्पन्न होता है। पिरिमिडीन में मात्र एंटी प्रारूप संभव है क्योंकि यह C2 पर स्थित ऑक्सीजन के साथ सीमित है, जबकि प्यूरिन में सिन व एंटी दोनों प्रकार के कन्फॉर्मेशन पाए जा सकते हैं। सिन कन्फॉर्मेशन में शर्करा व क्षार एक ही साइड पर रहते हैं, जबकि एंटी में ये विपरीत दिशा पर रहते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ एंड रीनेचुरेशन। डीएनए अणु अत्यंत नाजुक होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के विकिरण, भौतिक एवं रासायनिक अंतरकोशिकीय
दबावों का सामना करते हैं। इनमें ताप, पराबैंगनी प्रकाश, एक्सरे तथा अन्य किरणें शामिल हैं। यह सब डीएनए को विकृत कर देती हैं, अर्थात डीएनए के सूत्रों को अलग कर देती हैं। कोशिकाओं के डीएनए में सुधार की अंतर्भूत क्षमता ने जैविक उद्विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अतः डीएनए अणु में जो विकृति होती है, कोशिका उसे पहचान कर सुधार लेती है। यही पुनकृतिकरण कहलाता है। डीएनए हेलिसिटी शब्द का द्रव फ्लूइड मैकेनिक्स से संबंधित है, जिसमें कॉर्क स्क्रू की तरह गति संपन्न होती है। यदि द्रव का एक समूह गति कर रहा है और एक अक्ष जो कि गति की दिशा के समानांतर है, इस अक्ष के चारों ओर घूर्णित ठोस कायस या सॉलिड बॉडी की हेलिसिटी को प्रदर्शित करती है। एक कण की हेलिसिटी को एक चक्रण सदिश या स्पिन वेक्टर के जड़त्व सदिश की दिशा में होने वाले प्रोजेक्शन से परिभाषित किया जा सकता है। इसी कारण यदि एक कण का चक्रण स्पिन वेक्टर इसके जड़त्व दिशा की समान दिशा में निर्देशित करता है या पॉइंट करता है, तो हेलिसिटी को धनात्मक माना जाता है, और यदि विपरीत दिशा में निर्देशित करते हैं तो हेलिसिटी को नकारात्मक माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर है ये धनात्मक हेलिसिटी और ये है ऋणात्मक हेलिसिटी। आगे देख लेते हैं डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना में एक न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट जुड़ने से न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। डीएनए का एक मैक्रोमॉलिक्यूल जिसका निर्माण परस्पर हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से होता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स निर्माण क्रिया बिल्डिंग ब्लॉक्स या मोनोमर कहलाती हैं। ये देखिए ये 5' ये बेस है और ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। जैसे कि ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप है। फिर ये जो है यहाँ पर ये शुगर है और ये बेस है। डीएनए के इसके जटिल संरचनात्मक संगठन में 4 संरचनाएं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक पाई जाती है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। देखिए प्राइमरी स्ट्रक्चर में डीएनए की न्यूक्लियोटाइड आपस में 5 तथा 3 कार्बन अणु के फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ते हैं। न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला मुख्यतः क्षार में प्रथम अक्षर द्वारा प्रदर्शित की जाती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीएनए की एक सूत्री या प्राथमिक संरचना के क्षार दूसरे डीएनए के सूत्र के क्षार के साथ हाइड्रोजन बंध द्वारा क्षार युग्म या बेस पेयरिंग निर्मित करके डीएनए की 2 सूत्रीय सीधी श्रृंखला का निर्माण करता है। इसके निर्माण को निर्मित करने वाले अणुओं के बंध के कोण कभी भी 180 डिग्री पर नहीं होते हैं। पंक्ति में नहीं होते, अतः इनके रेखीय अणु रेखीय नहीं होते, बल्कि लंबाई के साथ साथ एक हल्का कर्व भी रखते हैं। इसीलिए इसमें हेलिसिटी उपस्थित रहती है। इस सरफेस हेलिकल संरचना को न्यूक्लियोटाइड की उप इकाइयाँ मौजूद रह देती हैं। यह द्विकुंडलित डीएनए हेलिकल संगठन द्वितीयक संरचना का उदाहरण है। अब देखिए टर्शरी स्ट्रक्चर। द्वितीयक संरचना से उच्च स्तर के कुंडलन द्वारा 3 आयामी संरचना निर्मित होती है, जिसमें सभी अणु अच्छी तरह से व्यवस्थित रहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर द्विकुंडलित डीएनए संरचना जो कि तृतीयक संरचना है, पुनः अतिकुंडलन द्वारा न्यूक्लियो प्रोटीन निर्मित करती है। इसमें न्यूक्लियोसोम उपस्थित रहते हैं तथा ये पुनः लूपिंग द्वारा अतिकुंडलित संरचना, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, निर्मित करती है। क्रोमेटिन के रूप में डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन के साथ उच्च स्तर का संगठन करके क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। यह संरचना लूपिंग के साथ निर्मित होती है। फिर है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए। एक जैविक अणु अनेक मोनोमर जो सरल संरचनाएं होती हैं उनसे निर्मित होता है। डीएनए के भी एक अर्ध दीर्घ गुण है, जिसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड्स के परस्पर के जुड़ने से होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बंध में एक न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोज टाइड के 5 कार्बन से जुड़े फॉस्फेट के एक OH समूह की दूसरे न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के 3' कार्बन से जुड़े OH समूह की अभिक्रिया द्वारा एक अणु जल बाहर निकल जाता है। यहीं पर शर्करा के 3' कार्बन एवं 5' फास्फोरस के मध्य बंध बनाकर दोनों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं। इस तरह के अनेक न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए कई प्रकार की संरचनाएं आपको बताई हैं।
न्यूक्लियोटाइड्स की शर्कराएं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। ये देखिए, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर ये है, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। और इसके अलावा ये जो है, ये एक पेंटोज शुगर है और यहाँ पे ये जुड़े हुए बेसिस होती हैं, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। डीएनए श्रृंखला में शर्करा फॉस्फेट रज्जु बैकबोन के रूप में उपस्थित रहती हैं। पॉली डीऑक्सीराइबोटाइड न्यूक्लियोटाइड की प्राथमिक संरचना में क्षार जैसे एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन तथा थायमिन इत्यादि शर्करा फॉस्फेट रज्जु से बाहर की ओर रहते हैं। ये बेसिक स्ट्रक्चर आप सबको पता ही है। ये है, देखिए, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इसमें ये देखिए, यहाँ पर ये डबल हेलिकल जो संरचना है, इसके डायग्राम पे ध्यान दें, इसको इसी तरह से बनाया जाना चाहिए, है ना। और ये इसके केमिकल स्ट्रक्चर आ जाता है। केमिकली ये कैसे हैं, इस प्रकार से, ये ध्यान देने वाली बात है। वाटसन एंड क्रिक मॉडल के अनुसार प्रत्येक डीएनए अणु वास्तव में दो लंबी समानांतर ऑक्सीराइबोटाइड पॉली श्रृंखलाओं से निर्मित होता है। यह दोनों श्रृंखलाएं आपस में छोटी या क्रॉस बार्स से जुड़ी रहती हैं। यह हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। प्रत्येक पॉलीऑक्सीराइबोटाइड श्रृंखला अनेक मोनोमर डीऑक्सीराइबोटाइड्स पुनरावर्ती इकाई के एक दूसरे से फॉस्फोडाइएस्टर बंध द्वारा जुड़ने से निर्मित होती है। ये आगे के सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप विभिन्न प्रकार की बुक से पढ़ सकते हैं। ये सारा उसका न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला बता रखी है। आगे देख लेते हैं वेरियस कन्फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। इसमें देखिए, ये ए डीएनए है, राइट हैंडेड डीएनए, और इसके बाद ये बी डीएनए है। इसकी दाहिनी की ओर कुंडलन होती है, कॉइलिंग होती है। यह साधारण परिस्थितियों में सभी यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रक में उपस्थित सामान्य डीएनए में है। और यहाँ पर ये देखिए दे रखे हैं सभी प्रकार के डीएनए में जो अंतर है, ये आपको देख लेना चाहिए। ये एक जेड डीएनए और बी डीएनए की संरचना है। हाँ, ये देखिए, ये है जेड डीएनए और इधर ये है बी डीएनए। ये इन दोनों में जो डिफरेंसेस हैं वो दे रखे हैं। जैसे कि जो सी डीएनए है, ऐसा डीएनए जिसमें कि जल की उपस्थिति में विभिन्नता दर्शाता है। इसमें दाहिनी ओर कुंडलन पाया जाता है। इसका व्यास 1.9 nm तथा एक कुंडल की लंबाई 3.1 nm होती है। जबकि डी डीएनए या राइट हैंडेड डीएनए में यह भी एक दाहिनी ओर कुंडलित होता है। इसमें गुआनिन श्रृंखला से अनुपस्थित होता है तथा एटी क्षारयुग्म एकांतरित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं। ये सब आपको अंतर यहाँ पे देखना चाहिए। अब ये आ जाता है कि कृत्रिम रूप से सिंथेसाइज डीएनए है ये, जिसमें डीएनए का हेलिकल बाईं ओर होता है, जबकि बी डीएनए में ये दाईं ओर होता है। अतः जेड डीएनए वामावर्त डीएनए कहलाता है। और जेड डीएनए में एडजेसेंट शुगर रेजिड्यूज एक दूसरे की विपरीत दिशा या उल्टे क्रम में अभिविन्यित या ओरिएंटेड रहते हैं तथा डाई न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जबकि बी डीएनए में आसन्न शर्करा अणुओं का अभिविन्यास एक ही दिशा में रहता है। इस तरह से बी डीएनए की इकाई मोनोन्यूक्लियोटाइड तथा जेड डीएनए की इकाई डाई न्यूक्लियोटाइड होती है। इसमें न्यूक्लियोटाइड के 12 युग्म व एक कुंडल की लंबाई 4.66 nm होती है। दो युग्म की उदग्र माध्यमिक दूरी 0.375 nm होती है। जेड डीएनए में फॉस्फेट अणु जिगजैग रूप से डीएनए के साथ व्यवस्थित रहते हैं। कॉर्नबर्ग तथा उसके सहयोगियों ने डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तथा डीएनए की संरचना इकाई न्यूक्लियोटाइड्स की उपस्थिति में डीएनए रहित माध्यम में डीएनए संश्लेषण का प्रयास किया, किंतु सभी आवश्यक यौगिकों की उपस्थिति के बाद भी वे सफल नहीं हो सके। इसी माध्यम में कुछ डीएनए डालने के उपरांत संश्लेषण संभव हो सका। तो आज थी बच्चों ये जानकारी डीएनए के फिजिकल नेचर के बारे में। थैंक यू।